है इसका पाठ के अंतर्गत वो क्या है देखिए, आपको 3 प्रणाली दी गई है, इसमें से एक में आश्रित जल है और शेष 2 में, एक में अम्लीय है और दूसरा में क्षारीय है। मतलब 3 गो में, एगो में उदासीन पदार्थ है माने आश्रित जल है, एगो में अम्ल है और एगो में क्षार है। तो अब ये पता नहीं चल रहा है कि तीनों प्रणाली में किस में क्या है, बस तीनों में कुछ कुछ रखा गया है। अब हमको दे दिया गया है क्या, लाल रंग का लिटमस पत्र, और इसी लाल रंग के लिटमस पत्र से हमको पता करना है कि भैया ये कौन अम्ल है, कौन क्षार है और कौन उदासीन पदार्थ है ना, इसमें कौन विलयन कैसा है, इसके बारे में हमको बताना है। तो कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले ये लाल लिटमस पत्र जो हमको दिया गया है उसमें से क्या करेंगे, तीनों को एक एक करके रख देंगे। तीनों में, तीनों प्रणाली में लाल लिटमस पत्र को रखेंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं कि कौन ऐसा पदार्थ होता है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो जिसमें हम रखेंगे लाल रंग के रखे इसमें, ठीक है। अगर इसमें रखे लाल, तीनों में रखें, थोड़ा सा छोड़े, जैसे ही कोई आदमी, कोई इसमें नीला हो गया, मान लिए लाल से कोई इसमें नीला हो गया, नीला समझ रहे हैं ना, ब्लू, जैसे ही कोई नीला हो गया, ये मान लिए कि ये वाला लाल से नीला हो गया, ठीक है ना, तो हम समझ गए ये क्या हो गया, ये क्षार है, क्योंकि लाल से ये क्या कर दिया है, नीला कर दिया है, तो ये क्या है आपका क्षार है। ओके, अब हम क्या करेंगे बोलिए, अब क्या करेंगे, हम पट्टी को नहीं रखेंगे। एक तरीका क्या है कि नीला पट्टी को फिर दूसरा में रखेंगे, एक तरीका तो ये भी है, एक तरीका यह भी है कि हम जान गए कि क्षार है, कथी है, क्षार है, तो इसमें से कुछ क्या करेंगे, क्षार को कुछ चम्मच से या कुछ से निकाल लेंगे, निकाल के और कुछ बूंद इसमें रख देंगे, ये वाला ई में से निकाल के क्या करेंगे, कुछ बूंद इसमें रख दिए और कुछ बूंद इसमें रख दिए, थोड़ा और रख दिए इसमें, थोड़ा इसमें भी रख दिए, इसी में से निकाल के, किसमें से, इस क्षार में से निकाल के कुछ इसमें रख दिए हैं और कुछ इसमें रख दिए हैं। अब जो शेष 2 को बचा हुआ, एगो और में अम्ल होगा, एगो उदासीन पदार्थ होगा, है ना। तो हम जब क्षार को इसमें रखेंगे तो क्षार और अम्ल मिलता है तो क्या बनता है, उदासीन पदार्थ बनता है ना। तो जैसे हम क्षार इसमें रख दिए, तो अब क्या होगा, क्या होगा, यह उदासीन हो जाएगा। मतलब क्या, जैसे हमें क्षार रखेंगे तो दोनों उदासीन ना हो जाएगा, क्योंकि अम्ल क्षार अभिक्रिया करेगा ना, अम्ल क्षार अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा उसको, उदासीन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तब नहीं चेक कर पाइएगा। कैसे चेक कराइएगा, होगा चेक, नहीं होगा चेक, तो हाँ नहीं चेक होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, ये नीला लिटमस पत्र है उसको क्या करेंगे, नीला लिटमस पत्र को निकाल लेंगे और फिर इसमें डालेंगे, नीला वाला को डाल देंगे, किसमें, दोनों में से किसी एक में, नहीं दोनों में बार डालेंगे। मान लिया हम इसमें रखें नीला और नीले के नीले रह गया, तो हम कहेंगे भैया ये उदासीन। इसमें नीला रखें, क्या करें, नीला रखें, वो जो नीला रंग का जो था वो क्या हो गया, लाल हो गया, तो हम समझ गए नीला को लाल कर दिया है, तो क्या है, ये अम्ल है, क्या है, अम्ल है। तो ये अम्ल हो गया, ये क्षार हो गया, तो जो बच गया वो क्या हो गया, ये है उदासीन पदार्थ यानी कि आश्रित जल। क्या है, आश्रित जल, और आश्रित जल का मतलब होता है एकदम शुद्ध जल, और इसके पीएच का मान कितना होता है, 7 होता है। पीएच का मान कितना होता है, 7। लाइन आगे कटा है क्या जी, अभी आया था क्या बीच में, भाषा सिस्टम का है भाई, सब कुछ ठीक ठाक है, इसमें कहाँ कुछ गड़बड़ है। ये तो समझ में आ गया, दूसरा का क्वेश्चन देखते हैं। कुछ इसमें ज़्यादा भर गया है शायद, रिकवर, डोंट रिकवर,
इसमें ना कुछ ज़्यादा भर गया है मेमोरी में, इसमें डिलीट कर देते ये वाला, ये फालतू में है, ऐसा कर देते हैं डिलीट। और कहीं भी सब फालतू में डाला है कहाँ जी? पावर पॉइंट, √2 एक अपरिमेय संख्या है, टेंस ठीक है, फिजिक्स साइंस 12th, औसत निकालना कोई बात नहीं, द्विघात समीकरण हटाइए, द्विघात हटाइए, प्रकाश छठा का प्रकाश कहाँ का बदल रहा है, सब कथी हो गया, घबराइए नहीं, हलाने के लिए। किसी को ज़रूरत से ज़्यादा दीजिएगा तो प्रॉब्लम होने होता है ना, ये होता है। किसी को ज़रूरत से ज़्यादा मिलता है ना तो वो नहीं, आजकल दुनिया में टेंशन लेता नहीं, टेंशन लोग दे देता है। सही हाल है, ये बोर्ड को ज़्यादा लोड पड़ा तो आपको टेंशन लेगा नहीं, वो टेंशन आपको देगा। लोड ज़्यादा नहीं इसको पड़ना चाहिए, जितना इसका जरूरी है उतने रखिए इसमें। इसे जितना आप पढ़ाना है आज उतना रखिए, बाकी सब डिलीट करके रखिए। ज़्यादा दिन का इसमें नहीं रख सकते, 4 GB रैम रहता है इसका, सब गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। चलिए भाई सब डिलीट करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन तो बताए कि है ना, ये अंधेरा काहे हो गया, ये खोलना कैसे किया गया, ये तो लाइट के छोटा पता नहीं क्या मन नहीं कर जाता कभी कभी। हमको ना लाइट पर ही, इस पे ही इन्वर्टर पे ही लाइट जलवा लेना होगा। 2 तार जोड़ा है ना कहीं पे, वहाँ छुड़ाएंगे, इन्वर्टर में घुसा देंगे, हो जाएगा। देखिए अब जो है अगला क्वेश्चन क्या है, जो पेज नंबर आपका 24 में है, वो क्या है पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। क्या कारण है कि पीतल के और तांबा के बर्तन में दही चाहे कोई भी खट्टा पदार्थ को नहीं रखना चाहिए? देखिए दही एवं खट्टे पदार्थों की जो होती है ना, वो प्रकृति अम्लीय होती है, मतलब वो अम्ल होता है। यदि इन पदार्थों को पीतल या तांबा के बर्तन में रखेंगे तो ये धातु से अभिक्रिया कर लेगा। ये अम्ल क्या करता है, अम्ल धातु से अभिक्रिया कर लेता है, और अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाता है, धातु का लवण बना लेता है। धातु का क्या बना लेता है, धातु का लवण बना लेता है, और धातु के लवण से क्या हो जाएगा, भोजन हमारा दूषित हो जाएगा, यहाँ तक कि पॉइजन भी बन जाता है। आपको जानकारी नहीं है तो जान लीजिए कि कभी कभी ये इतना खतरनाक होता है कि बहुत ही पॉइजनस हो जाता है, और ऐसे चीज़ों में खाने रखे हुए चीज़ों को खाने से आदमी की मृत्यु भी हो सकती है, मतलब बहुत ही हानिकारक होता है। ये दूषित भोजन हो गया, और धातु का लवण मतलब पॉइजन होता है। तो आप सोच लीजिए कि कोई भी पीतल या तांबा का बर्तन है, तांबा का बर्तन है तो स्वाभाविक है उसमें जब दही रखिएगा तो उससे क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके धातु का लवण बनाएगा जो क्या है, पॉइजन है। पॉइजन माने क्या, जहर है। अब उस जहर को हम खाएंगे, स्वाभाविक है कि बच भी सकते हैं, कैदस्त उल्टी भी हो सकता है, तबीयत खराब भी हो सकता है, या मर भी सकते हैं, है ना। ये तो भगवान के और शरीर की क्षमता को पर डिपेंड करता है, कितना शरीर में आपकी क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है ना, वो तो डिपेंड करता है। मगर वो चीज़ बहुत खतरनाक है, याद रखिएगा। कोई भी खट्टा पदार्थ, अचार वगैरह कुछ भी, या कोई भी खट्टा पदार्थ को पितरिया बर्तन में या फुलहा बर्तन में नहीं रखिएगा। गाँव देहात में लोग बोलता है पितरिया या फुलहा बर्तन, उसमें कभी भी नहीं रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? यह एक उदाहरण देकर आपको समझाना है, और उस गैस की उपस्थिति को जांच करके दिखाना है कि सच में वो गैस बनता है। तो उस उपस्थिति को जांच करके दिखाइए। इसका मतलब सिंपल तरीका है क्या, कि धातु का अभिक्रिया हम किसी अम्ल से करा देंगे तो हम पाएंगे क्या, कि उससे हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे क्या किया है यहाँ पे, जिंक को H2SO4 से अभिक्रिया कराए हैं,
तो क्या बना है, जिंक SO4 मतलब जिंक सल्फेट, और बना है हाइड्रोजन गैस। इसकी जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, एकदम सिंपल तरीका आपको बताते हैं। यह आपके किताब में पेज नंबर कितना पर एक बनाकर भी दिया हुआ है चित्र, है ना। तो अब हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा समझ लिए इसको। क्या है ये, होता क्या है कि जब हम जिंक को क्या करते हैं, जिंक में जो पहले H2SO4 है, इसमें क्या रखा हुआ है, ये बीकर है, बीकर में क्या रखा हुआ है, बीकर में रखा हुआ है H2SO4, H2SO4, इसको क्या कहते हैं हम लोग, सल्फ्यूरिक अम्ल रखा हुआ है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जब रखा हुआ है इसमें, तो इसमें हम डालते हैं Zn, क्या डालते हैं, Zn। तो आप जानते हैं Zn क्या करता है, H को वहां से रिप्लेस कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया होती है, और वहां हट के क्या आता है, Zn, ZnSO4 आता है, हाइड्रोजन जो निकला है वो बगल में हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो हम क्या करते हैं, परख नली में लगाते हैं रबर, क्या लगाते हैं, रबर, इसको बोलते हैं कॉर्क, क्या बोलते हैं, कॉर्क। रबर से निकाल जाते हैं पाइप, क्या रख देते हैं, पाइप, और पाइप को निकाल कर ले आते हैं इधर, और यहाँ रख देते हैं साबुन वाला फेन या सरफ वाला फेन बना देते हैं। तो पाइप यहाँ रखेंगे, और बीकर में क्या रखा हुआ है, साबुन का फेन या सरफ का फेन रखा हुआ है। तो इसमें गैस जाएगा तो क्या बनेगा, बबल बनेगा, है ना। देखते हैं ना, सरफ को हम लोग घोर के ऐसे ऐसे फुलाते हैं तो बबल बनता है, और बच्चा सब खेलता है। ऐसे तो मार्केट में भी बिकता रहता है, कुछ जिसमें बना रहता है, ऐसे लकड़ी का लीजिए, प्लास्टिक का ऐसे फूकिया तो बबल बनता है, होता है ना। तो इसमें था क्या चीज, क्या था बुआ इसमें, नहीं नहीं, इसमें जिंक नहीं था बुआ, सल्फ्यूरिक अम्ल था, H2SO4 अम्ल था ना। तो इसमें जिंक का कुछ टुकड़ा, जिंक धातु है ना, जिंक सॉलिड है, तो जिंक का टुकड़ा रख दिए, और उसके बाद क्या लगा दिए ऊपर से कॉर्क, कॉर्क में क्या लगाए हुए हैं, पाइप। तो इसमें अभिक्रिया हो रहा है, क्या हो रहा है, अभिक्रिया। Zn क्या कर रहा है, H को हटा रहा है, और क्या बना रहा है, ZnSO4, और साथ में क्या बना है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन तो गैस ना है, तो गैसवा में ऊपर वहाँ निकलेगा, तो गैसवा निकलेगा तो पाइप का छेद है, इसमें निकलने का शुरू करेगा, गैस निकलेगा, गैस सब निकल रहा है, H2, कौन गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो H2 गैस निकलेगा, इसको हम फेन, साबुन का फेन है, उस फेन में ले गए, तो फेन से ले आएंगे तो क्या बनेगा, बबल बनेगा। इस बबल के बगल में क्या करते हैं, मोमबत्ती जला के रख देते हैं, मोमबत्ती जला देते हैं, ठीक है ना। तो मोमबत्ती जला के देखते हैं तो क्या होता है इसमें, हाँ, ये फटफट की आवाज़ करके जलना शुरू हो जाता है। क्या होता है, फटफट की आवाज़ करके यहाँ पे क्या होता है, जलना शुरू होता है, फट से आवाज़ करता है, और वैसे से आवाज़ करता है, साउंड करता है। इसे फटाका नहीं उड़ता है, इसे फट फट ऐसे आवाज़ करेगा, है ना, यानी कि फट फट की आवाज़ करके ये जलना शुरू करेगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो हम समझ जाएंगे कि इसमें कौन गैस है, हाइड्रोजन गैस आ रहा है, क्लियर। तो ये भी समझ में हम लोग को आ गया। चलिए, ये क्वेश्चन के बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कोई धातु यौगिक A के, कोई धातु है, नहीं धातु नहीं, धातु का कोई यौगिक है, क्या है, धातु का कोई यौगिक है A, उसका नाम क्या दिया है, A। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ करता है, तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती हैं। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। एक कोई धातु, ये कोई यौगिक था, अब ये के बारे में हमको पता नहीं था, तो हम लोग दिमाग लगाए कि भैया कौन ऐसा चीज है जिसका अभिक्रिया अगर हम, उसका अभिक्रिया अगर हम कराएंगे तो किसके साथ, उसका अभिक्रिया कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, किसके साथ, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और एक ऐसा गैस बनेगा जो आग को बुझा दे। तो आग को बुझाने वाला गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनेगा। तो हम दिमाग लगाए कि ACl में से H को निकालने का पावर किसको है, बोलिए, कैल्शियम को है। तो यहाँ पे कैल्शियम इसको H को हटाएगा, इसके H जो है अपना हट जाएगा, उधर H हटेगा तो बनेगा जल, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। तो यहाँ पे दिमाग लगाया कि ये है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है, जो A क्वेश्चन करा था, A की जगह पे क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया कराते हैं तो उसके बाद बनता है कैल्शियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। इसको क्या पढ़ेंगे,
कैल्शियम कार्बोनेट। क्या क्या पढ़ेंगे इसको? क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको कैल्शियम क्लोराइड। क्या क्या पढ़ेंगे? इसको और इसको कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? तो ये इस धातु जो यौगिक था, यौगिक का नाम क्या है? यौगिक का नाम एक जब क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका है CaCO3 और उसका अभिक्रिया करा है HCl से, तो क्या क्या बना है? तो कैल्शियम क्लोराइड बना है, जल बना है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है। और हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है ना, वो आग को बुझाने का काम करता है। जहां भी आग लगल रहेगा ना, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़िएगा तो आग ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। समझ में आया? कभी कभी किसी मोमबत्ती को आप जला के रखते हैं और हाथ से ऐसे ऐसे बुझाते हैं, तो बुझाते जल्दी बुझता है? देखिएगा वो जल्दी नहीं बुझेगा, ऐसे हाथ से जल्दी नहीं बुझेगा। और जैसे ऐसे फूक कीजिएगा, फूक, तो वो बुझा गया। क्या कारण है भाई? तो कल हवा दिए तो बुझा गया, हाथ से इतना हवा दे रहे थे नहीं बुझा रहा था। क्या बात है? क्योंकि हाथ से जो हवा दे रहे थे वही में ऑक्सीजनो है, सब गैस हैं। और जो मुंह से किया फू, वो फू में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो तुरंत बुझा गया। आया समझ में? बट हिंदू धर्म में किसी भी मोमबत्ती को या दीपक को मुंह से फूक कर बुझाना अशुभ माना जाता है। पता है ना? ये जूठा हवा से अग्नि को नहीं बुझाना चाहिए। पता है कि नहीं पता है? हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, बाकी धर्मों की बात हम नहीं जानते। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। मगर क्या कीजिएगा, आजकल तो आदत है, केक लाइए, केक पर मोमबत्ती चपकाइए, मोमबत्ती जलाइए और फू फू करके थूक उड़ाइए, केक पर पड़ाइए। हाँ, फू करते हैं तो थूक भी निकलेगा ना, थूक निकलवे करेगा, वो सब केक पे पड़ता है। सब लोगों को खिलाइए, यही हमारी सभ्यता है। तो अब नया नया सभ्यता जन्म लिया है, बच्चा मानता नहीं है, गार्जियन विवश होकर केक लाना पड़ता है। पहले अपने यहाँ केक नहीं करते, जन्मदिन पे लोग पूजा करवाते थे, मंदिर जाते थे, साधु को दान दिया करते थे। मगर अब लोग बर्थडे में केक काटते हैं। किसी का बर्थडे हो, बस केक कटना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। तो कौन गैस आग को बुझाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है आपका, HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल और ग्लूकोज यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता को अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं होता? क्या कारण है? 4 गो पदार्थ है, याद रखिएगा। 4 गो पदार्थ के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। कौन कौन पदार्थ के बारे में बात हो रही है उसको जरा देखिए, यहाँ पे गौर से देखिए। एक है क्या? HCl। HCl माने पिटाई करेंगे। कौन कौन है? कौन है यार? हुआ भागा सब। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बोलते बोलते आदमी थक गया, मगर अभी तक याद नहीं हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कथी है। ये कौन गैस है? कौन अम्ल है? नाइट्रिक अम्ल। कौन है? याद कर लीजिए। HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाँ, ये वो तो जानो, सो जाना घर है, रोज के आके यहीं पे सोती है। आंख दो, क्या रोज के रोज सोती है क्लास में। जाओ आंख तो क्या हो, जब मेरा तो पीटेंगे बड़ी माँ। हर दिन, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, रोज के रोज यहीं पे सोएगी तो कहाँ से होगा? नहीं बोले थे सूर्य में, हम सूर्य में बोल दिए हैं कि कुछ बच्चे क्या करेंगे इसमें, हो जाएंगे सर जी तब बताइए रहे बकबक, एक नहीं मार लेते हैं। कहाँ सोते हैं क्लास में? क्लास में सोना बहुत गंदी बात है। यही ना आलस्य है। आलस्य आपको पता है, वो फेल का निशानी यही होता है। जब क्लास में झपकी आने लगे, नींद आने लगे, समझ आइए आपका फेल होने का लक्षण आ गया। पक्का फेल होने वाले हैं आप। क्यों? अब उबासी आएगा बार बार, उबासी करेगा ना बार बार, समझ जाइए कि वो पक्का फेल होने वाला है। क्योंकि उबासी आना और नींद आना, एक दिन हुआ कोई बात नहीं है, 2 दिन हुआ, अब लगातार हर बार होतेगा तो समझ आइए कि आपको क्लास में समझ में नहीं आ रहा, मन नहीं लग रहा है। अगर इसमें मन लगेगा तो आपको मन ही नहीं करेगा सोने का। इसको सोना भी लगेगा नहीं, छोड़ो अभी सोएंगे नहीं भाई, समझ में कितना मज़ा आ रहा है। मज़ा हम इतना इंटरेस्ट के साथ पढ़ा रहे हैं आपको। हम कभी देखिए घबराहट मेरे चेहरे पे नहीं है।
जबकि इतना प्रेशर है काम करने का, फिर भी घबराहट नहीं चेहरे पे। क्यों? क्योंकि आराम से पढ़ा रहे हैं, कौन घबराहट काहे की चिंता है ना, शांति ढंग से पढ़ाते हैं, घबराने से कुछ तो होता नहीं है, परेशानी हो जाती है। तो हम आराम से कोशिश कर रहे हैं कि पढ़ाएं आप लोगों को सही से समझें, मगर आप लोग तो पढ़ भी रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, 1-2 बजे हैं। तो कौन कौन चीज़ याद रखिएगा, कौन गैस है, कौन चीज़ है ये क्या है? तो अम्ल है ये, ठीक है। और उसके साथ यहाँ पे 2 पदार्थ और है, कौन है वो? एल्कोहल। आइए वो कथी है? एल्कोहल और ग्लूकोज है। तो एल्कोहल में भी H होता है, एल्कोहल में भी H होता है और ग्लूकोज में भी H होता है। क्या कोई एल्कोहल का नाम बता सकता है? कोई एल्कोहल का अणुसूत्र जानता है? कोई विद्यार्थी? यानी मिथाइल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल को उतना पढ़े हैं, कौन एल्कोहल का नाम याद है? छोड़िए, खैर आपसे उम्मीद करना ही बेकार है। CH3OH मिथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल, एथाइल एथ मेथ होता है ना, ये है एथाइल अल्कोहल, है ना, ये अल्कोहल है। छोड़िए एथाइल मिथाइल छोड़िए, बाद में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। कार्बन और इसकी यौगिक पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे कैसे अल्कोहल होता है, क्या होता है। फिलहाल में जानिए कि ये अल्कोहल है, क्या है? और ग्लूकोज का किसी का अणुसूत्र याद है? बढ़िया परीक्षा में पूछता है ग्लूकोज का अणुसूत्र -6-12-6। हाँ बोलिए। गुड। C6H12O6 गुड। तालियां इनके लिए। ये मैट्रिक एग्जाम में कई बार पूछा गया, ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है, मैट्रिक एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। याद कर लिए आप तो सब नॉर्मल बात है, याद कर लिए। ये है ग्लूकोज। अब सवाल ये नहीं है कि ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या है, सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इसमें H है कि नहीं है? H जो तो देख के बता दो, है कि नहीं है? है। इसमें है H, इसमें H है और इसमें H है, सब में H है। परंतु जब इसको पानी, दोनों को पानी में घोलते हैं तो H+ आयन फटाफट देने लगता है। क्या बन जाता है? H+ आयन देता है। इसको भी घोलते हैं पानी में तो H+ आयन देता है। परंतु जब ये अल्कोहल को पानी में घोलते हैं तो H+ आयन नहीं देता। इसमें अल्कोहल में हाइड्रोजन है परंतु अपने जलीय घोल में H+ आयन नहीं देता। इसके बाद ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन है परंतु यह भी अपने जलीय घोल में H+ आयन नहीं देता। सब बोल रहा है मगर वो नहीं बोल रहे, सब कहाँ नहीं बोल रहे, तभी खराब है। बोलो ना तुम भी, सब है हाँ कुछ बोल रहा है, मन लग रहा है कहानी में। कहानी कहता है ना कोई आदमी तो बीच में हूँ करता है ना तो आदमी को मन लगता है आदमी बोल रहा है। सब लोग बोल रहा है मगर वो बोल नहीं रही। तबीयत खराब है तो चल जाइए घर छुट्टी लेके, नहीं तो वहाँ पे बेड है, सो जाइए, ऊपर जाके सोइए, आराम कीजिए। काहे को परेशान कर रहे हैं हमको भी। देखिए आप जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कीजिए। अगर कहीं है स्वर्ग को तो उतार ला। जब नहीं पढ़े बचपन में कहा ला पढ़ा जाता है कि 10वां में जाके आदमी जब सर जी बुलाए ये कथी है ये, तब बोले मुंह से आवाज निकले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कथी है? नाइट्रिक। अब धीरे धीरे बोल रही है। ये कथी है? अल्कोहल का उदाहरण बताए ना। अल्कोहल मैंने क्या है वो बताया उदाहरण, क्या? CH3OH। इसका ग्लूकोज का ये बताया कितना? C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज। तो इस सब में हाइड्रोजन है मगर ये दोनों को जब पानी में रखते हैं तो H+ आयन देता है और जब ग्लूकोज को डालते हैं चाहे अल्कोहल को पानी में डालते हैं तो H+ आयन नहीं देता। अब बताइए ये दोनों अम्ल है कि नहीं? नहीं होगा। अम्ल का परिभाषा क्या होता है? हाँ, जिसको जल में घोले तो H+ आयन दे, उसे कहते हैं जिसको जो अपने जलीय घोल में H+ आयन देता हो उसे क्या कहते हैं? तो इसको तो घोले तो जल में H+ आयन दे रहा है तो ये तो अम्ल है। मगर एकरा में हाइड्रोजन तो है परंतु H+ आयन नहीं देगा तो ये दोनों अम्ल होगा? नहीं।
ग्लूकोज और अल्कोहल अम्ल नहीं है, इसीलिए अम्ल की तरह व्यवहार नहीं करता है और H प्लस आयन नहीं दे रहा है इसीलिए। तो इसका आंसर वही लिखिए क्या, HCl HNO3 आदि को जलीय विलयन में H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं, मतलब H प्लस आयन देते हैं, उनकी अम्लीयता प्रकट करते हैं, उनकी अम्लीयता को प्रकट करते हैं कि यह अम्ल है। लेकिन परंतु ग्लूकोज और अल्कोहल को जैसे यौगिकों को जब हम जलीय विलयन में डालते हैं तो H प्लस आयन उत्पन्न नहीं करते हैं, इसीलिए इसमें अम्लीयता अवलक्षण प्रदर्शित नहीं होती है, अर्थात ये अम्ल नहीं है। H प्लस आयन होते हुए भी अम्ल नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जैसे तुम्हारे शरीर में प्राण है, जवान है, मगर तो बोल नहीं रहा है, तो तुमको विद्यार्थी कहेंगे नहीं कहेंगे। उसी प्रकार से इसमें H प्लस आयन है मगर वो जलीय घोल में H प्लस आयन दे ही नहीं रहा है, तो हम लोग कैसे कहेंगे उसको, नहीं ना कहेंगे। हम लोग तो तब कहेंगे हाइड्रोजन होने से नहीं होता है, हाइड्रोजन होने से नहीं होता है, वो जलीय में घोलेंगे, जलीय घोले में अगर H प्लस आयन देगा तब वो होता है अम्ल, नहीं तो अम्ल नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे विद्यार्थी होता है, पैसा होने से धनवान नहीं होता है, बड़ी पैसा होने से क्या बोलते हैं उसको, ये नहीं दानी नहीं होता है, पैसा होने से दानी, वह आदमी जो पैसा है और दान देता है उसे दानी कहते हैं। पैसा रहने से धनवान हो सकते हैं, दानी नहीं बन सकते हैं आप। आपके पास अरबों खरबों रुपया है तो आप धनवान हैं, मर्दानी कब दानी होइएगा, जब दान दीजिएगा तब ना। तो वैसे ही तरह से एक पास H प्लस आयन है परंतु बेचारा निकलवे नहीं करता इसमें से, जब H प्लस जलीय घोल में होता है तो अम्ल होगा, तब क्लियरली बात है। चलिए अगला प्रश्न है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? इसका जवाब अभी जस्ट बताया है। अम्ल को जब जलीय घोल हम बनाते हैं, जब अम्ल का जलीय घोल बनाते हैं तो इसमें हम देखते हैं क्या कि इसमें अम्ल रखा है, पानी रखा है, तनु अम्ल डाला गया। कैसा अम्ल है, तनु अम्ल। तनु अम्ल मतलब पानी वाला अम्ल है ना। तनु अम्ल को डाले हैं, तनु H2SO4 है, जैसे H2SO4 इसमें डाला गया है। तो क्या यह करंट पास करेगा? क्या इसमें करंट इधर से इधर जाएगा? तो जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इसमें H प्लस आयन बनेगा। और जिसमें भी आयन होता है या इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखिएगा, जिसमें भी आयन होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा, फिर से पूछे हैं, बता रहे हैं, वैसे पदार्थ जिसमें H प्लस आयन हो, कोई भी आयन हो या उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, उससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है और ऐसे पदार्थ को विद्युत का सुचालक कहते हैं। आज हम पूछेंगे, जब विद्युत चैप्टर पढ़ाएंगे, विद्युत का चालक पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जिससे होकर करंट इस पार से उस पर जा सकता है या एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकता है, उसे विद्युत का चालक कहते हैं। और से पूछेंगे विद्युत का चालक क्यों करता है? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है या आयन होता है। याद रखिएगा, क्या होता है? तो इसके जलीय घोल में H प्लस आयन है। क्या है? आयन है कि नहीं है? जब आयन है तो क्या होगा? क्या होगा? विद्युत का सुचालन करेगा, विद्युत का चालन बनेगा, यानी विद्युत का सुचालन उससे होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है उसके बाद जस्ट हम लोग का कहाँ भाग लो रे, इकट्ठा भागिए जाता। नोट्स के गए मैं भाई, नोट्स अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? क्या नंबर? 7 नंबर। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? ध्यान दीजिएगा। हाँ, कौन? कहाँ? चार दिन तक कौन? तो अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस
शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलता है? पहले तो बात ये समझ लो, शुष्क माने होता है सूखा हुआ। शुष्क माने क्या होता है? सूखा हुआ। तो सूखा हुआ है अम्ल। क्या है? अम्ल कैसा है? सूखा हुआ। शुष्क है। शुष्क माने क्या? सूखा हुआ। लिटमस पत्र, लिटमस पत्र कैसा है? बोलिए। लिटमस पत्र यह भी क्या है? शुष्क है। तो सूखा लिटमस पत्र पर सूखले अगर हम रखेंगे अम्ल तो H+ बनेगा? H+ कब बनेगा? जब अम्ल को हम लोग जल में घोलेंगे तब ना। जलीय घोल होगा तब ना H+ होगा। तो जब वो सूखल है तो H+ होगा? जब H+ नहीं आएगा तो अम्ल में जब H+ नहीं बनेगा तो क्या वो अम्लीयता को प्रदर्शित करेगा? नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपके हाथ में सूखल रंग रखल है और सूखल हाथ है, तो सूखल रंग है और सूखल हाथ है, तो सूखल हाथ पे सूखल रंग रखेंगे तो लाल होगा? इसमें से क्या होना चाहिए? या तो हाथ भीगल हो चाहे रंग भीगल हो, दोनों में से कोई एगो भीगल रहेगा तो लाल होगा, नहीं तो सूखल सूखल में लाल होगा। उसी प्रकार से अगर लिटमस पत्र सूखा हुआ है और अम्ल भी शुष्क है तो वो लाल नहीं होती, अम्लता को प्रदर्शित नहीं करेगा और उसका रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दिमाग में आया? इसमें में पूरी बात एकदम अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पूरी तरह से। ऐसा नहीं कि मान लेते हाँ सर जी कह रहे हैं तो ठीक है। क्या लिखा है देखिए, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र को इसलिए नहीं बदलता, रंग बदलता है क्योंकि शुष्क HCl गैस में हाइड्रोजन आयन नहीं होते हैं। जब वो पानी में भीगेगा, जब वो जलीय घोल होगा तब H+ आयन देगा, नहीं तो नहीं देगा। ठीक है ना? चलिए स्टिक ना हो, अच्छा उठक बैठक करा लीजिए। अगला क्या देखिए, अम्ल को तनुकृत करते समय यह अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना नहीं चाहिए। अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल में अम्ल को। देखिए आपको क्या करना है, कोई अम्ल रखा हुआ है, जैसे इसमें रखा हुआ है H2SO4। क्या रखा हुआ है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या रखा हुआ है? अब सीधे सोचिए कि एक गिलास पानी लेकर आए और सीधे इसमें डाल दे पानी को, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे ही इस अम्ल में पानी को डालिएगा पूरा एकदम उष्माक्षेपीय अभिक्रिया से क्या होगा? उष्मा निकलेगा और इतना उष्मा निकलेगा कि तेजाब जाने करते हैं। अम्ल क्या होता है? तेजाब होता है। वो चेहरा पे, हाथ पे, नाक पे जहां पड़ेगा ना वहां बड़का देगा, वहां का काम तमाम कर देगा, समझेगा ना? इसीलिए कभी भी अम्ल में याद रखिएगा, अम्ल में, अम्ल है ये क्या है? अम्ल में जल को ना मिलाएं, जल को तो फिर कैसे मिलाएं? ना नहीं, जल ले लीजिए। क्या कीजिए? इसमें रख लीजिए जल। क्या? जल H2O जल रख लीजिए और इसमें आप अम्ल मिलाइए। इसमें क्या कीजिए? आप अम्ल मिलाइए। इसमें अम्ल लेकर आप जग से थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद कर गिराइए। एक बूंद गिरा दिए और फिर चम्मच से क्या कीजिए? आप इसको मिलाइए, चम्मच से उसको हिलाइए, फिर 2 बूंद 3 बूंद गिराइए, फिर चम्मच से हिलाइए। इससे क्या होगा कि अम्ल पानी में गया, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया हुआ, उष्मा कितना निकला? तरीका उष्मा निकला, भाप, कोई बात नहीं। तरीका गर्मी हुआ, कोई बात नहीं। फिर डाले 1 बूंद, फिर हिलाए, फिर तरीका उष्मा निकला, कोई बात नहीं है। तरीका माने कि आप मान लिए कि मेरे पास 10 जूल एनर्जी है, तो आपको हम धीरे धीरे देंगे तो बुझाबो नहीं करेगा, है ना? और आप जूल एनर्जी भी ले लीजिएगा तो एनर्जी धीरे धीरे निकल भी रहा है पर्यावरण में, है ना? और वो क्या होता है? आपको प्रदूषित, आपको मतलब क्या कर रहा है? आपको जो है ना उससे हानि भी नहीं हो रहा है। ज़्यादा उष्मा निकलेगा तब ना खतरनाक होगा। जैसे मान लिए खाना बनाते हैं आप, तो रोज थोड़ा थोड़ा रेगुलेटर रखते हैं ना, रेगुलेटर, प्रत्येक चूल्हा में रेगुलेटर होता है थोड़ा कम बेस करने वाला, तो कम आँच रख के ज़्यादा आँच रख के बनाते हैं। एक ही बार गैसवा के पूरा खोल के खाना धधका देते हैं। वैसे नहीं कर सकते, उसमें ज़्यादा निकलेगा ना, चावल बोल तो नहीं बनेगा, मरते हाँ सब जल जाएगा, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। गैसवा में क्या करते हैं हम लोग? रेगुलेटर रखे हुए हैं, जहाँ गैस लगा वहाँ रेगुलेटर है, और प्लस में जहाँ चूल्हा है वहाँ पे भी कम बेस करने का चैनल है कि नहीं है? वहाँ से ओपन है तो यहाँ से भी कम बेस हम करके थोड़ा सा मध्यम आंच और तेज आंच कर देते हैं, क्योंकि हमको जितना उष्मा की जरूरत है ना, थोड़ा थोड़ा उष्मा आएगा तो चावल पके, मगर एक के बार में खोल देंगे पूरा गैसवा करके हम खोलेंगे बम से और पूरा माचिस बांध देंगे, पूरा चावल बन जाएगा।
ऐसा होगा, ज्यादा उष्मा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, पूरा जल जाए। तो इसलिए याद रखिए, कभी भी याद रखिएगा, अम्ल में जल को नहीं मिलाया जाता है, जल में क्या मिलाया जाता है, अम्ल को मिलाया जाता है, ये याद रखिएगा। इसीलिए हमें अनुशंसित किया जाता है, मतलब हम लोग को ऐसा सिखाया जाता है कि कभी भी ऐसा न करें। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन यानी H3O की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। जब हम अम्ल के विलयन में, अम्ल का विलयन है क्या, ये अम्ल का विलयन, ये मान लीजिए HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक्वस है, क्या है, एक्वस माने घोल है, एक्वस माने क्या होता है, घोल है, विलयन है। इसको तनुकृत कर रहे हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी रख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पानी भी रख सकते हैं, चलेगा। अम्ल में थोड़ा पानी रखें नहीं तो ये खराबी करेगा। तनुकृत कर रहे हैं मतलब क्या कि इसी को आप पानी में रख रहे हैं, ठीक है, तनुकृत कर रहे हैं, पानी रख रहे हैं। तो H3O मतलब हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होगी, तो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कमेगी। कैसे, तो आपको हम पूरा क्लियरली समझा देते हैं। मान लीजिए कि इसमें आपको एक बाल्टी रंग है, क्या है, रंग, एक बाल्टी रंग है, उस बाल्टी बहुत बड़ा है परंतु रंग उसमें रखा हुआ है इतना, ठीक है ना, ठीक है ना, सर एक बाल्टी रंग नहीं था, आधा बाल्टी हो गया, अरे छोटका बाल्टी से एक बाल्टी है, ठीक है ना, छोटका बाल्टी से एक बाल्टी में रंग रख दिया गया। अब हम ये रंग लाल रंग का था, होली समय क्या होता है, देखता है ज्यादा आदमी आ गया है और रंग कम है तो क्या करता है, एक बाल्टी पानी और उझिल दे में, तो रंग फिर यहाँ पर ले आ गया। तो अब बताइए रंग का पावर घटेगा कि बढ़ेगा, रंग का पावर घट जाएगा क्योंकि पानी मिलाए है ना, तो रंग का पावर घटेगा। उसी प्रकार से जो अम्ल है उस अम्ल में और तनु कर रहे हैं, मतलब तो और पानी मिला रहे हैं, तो उसमें H+ आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, कम जाएगी। जैसे कि यहाँ लाल रंग की सांद्रता कम जाती है, उसी प्रकार से यहाँ H+ हाइड्रोनियम आयन H3O की भी सांद्रता कम जाएगी, क्योंकि जितना पानी मिलाइएगा उतने वो खराब होते जाएगा, उतने तनुकृत होते जाएगा। जैसे 1 किलो दूध में हम जितना पानी मिलाएंगे उतने दूध की मात्रा कमती जाएगी, है ना, उसी प्रकार से एकदम सिंपल सी बात है। बताइए कितना जनरली तौर पे हम बता रहे हैं, रंग का उदाहरण ले रहे हैं, दूध का एग्जाम्पल ले रहे हैं, सब लोग जानते हैं रंग होली सब खेलता है, दूध हमेशा देखते हैं आप, है ना, तो आप इस बात समझ सकते हैं। जैसे आप सपोज एक और एग्जाम्पल और ले सकते हैं कि 5 आदमी का चाय बनाए, हाँ, और 5 गेस्ट और आ गया, तो आपके पास दूध है नहीं, चीनी चाय पत्ती है, तो आप क्या करते हैं, थोड़ा पानी 5 कप और मिला देते हैं और चीनी तेगा डाल लेते, फिर चीनी डाल लेते, चाय पत्ती डाल लेते हैं, ये नहीं करिएगा। दूध नहीं है तो क्या कीजिएगा, यही करिएगा। तो आपका दूध वाला जो पावर है, दूध का जो सांद्रण है वो कमेगा कि बढ़ेगा, कमेगा। चाय तो बन ही जाएगा, वो चाय तो बन जाएगा, वो तुम्हारे वो बनेगा पानी वाला चाय, है ना, वही बात है, वही बात है, सिंपल सी बात है, समझ में आ रही बात। तो ये सब बातों को समझिए, जब ज्यादा गेस्ट आए तो पानी वाला चाय बनाइए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में अधिक के क्षारक मिलाते हैं तो OH- आयन की सांद्रता बढ़ेगी घटेगी, अरे भैया बढ़ेगी। कोनो आदमी कहेगा कैसे बढ़ेगी, बढ़ जाती है, कैसे, वही सवाल हो गया कि एगो में रंग रखा हुआ है, ठीक है, मतलब कि क्या रखा हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ है, और फिर उसमें हाइड्रोक्साइड और मिला रहा है OH- तो क्षार है तो OH- आयन तो होबे करेगा इसमें, और OH- डाल रहे हैं उसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड रखेंगे तो OH- सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, NaOH, तो इसमें OH है कि नहीं है, तो और OH बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। तो जब एक बाल्टी रंग है उसमें रंग के पुड़िया और 10-12 को घोल दिए, तो और रंग का मात्रा बढ़ेगा कि घटेगा, कोई भी आदमी कहेगा भाई, कोई भी आदमी कहेगा कि एक बाल्टी रंग था, एगो पैकेट और रंग लेकर आए, तो उसमें रंगवा सब पैकेट को गोल गोल डालेंगे तो रंगवा और गाढ़ा ना होगा। उसी प्रकार से जैसे इसमें OH- आयन था, और मिला दिए कथी, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिए, तो और OH बढ़ेगा, तो क्या कहेंगे, OH- की सांद्रता बढ़ जाती है, क्या होती है, OH- की सांद्रता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड में OH है, में OH पहले से था और OH वाला डाला रहा है, तो और OH बढ़ेगा ना, बढ़ेगा कि घटेगा, और में काला घट गया है, क्या पानी मिलाए ना है,
तो H प्लस आयन था, पानी मिला दिए तो और घट गया ना उसकी सांद्रता, समझे ना। जैसे एक बाल्टी पानी, एक बाल्टी रंग घोला हुआ है, उसमें और पानी मिला दी जाए तो रंगवा पतला ना हो जाएगा। ये बात तो सिंपल सी बात है। और वही में और रंगवा का पैकेट घोलिएगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। तो भाई दो सवाल आपसे पूछा है। अब चलिए पेज नंबर कितना में चलेंगे हम लोग? 31 नंबर पेज में चलते हैं। यह सवाल क्या करा है, ध्यान से सुनिएगा इसको। आपके पास 2 बिलियन है, बिलियन नंबर ए, बिलियन नंबर 2 बिलियन रखा हुआ है इसमें, बिलियन। ओके, इसमें बिलियन ए के पीएच का मान है 6, इसके पीएच का मान कितना है 6, और इसके पीएच का मान कितना है, पीएच का मान इसका है 8, इसका पीएच का मान 6, इसका पीएच का मान 8। तो बताइए कि कौन में H प्लस आयन की सांद्रता अधिक होगा और कौन में कम होगा। कह रहा है क्या कि किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है और कौन अम्लीय है और कौन क्षारीय है। तो कौन बच्चा बता देगा इसको, सर जी बताने के दूर के बाद सब बच्चा बता देगा इसको। क्या जी, एकदम आसान बात है, सब जानता है इस बात को कि भैया अम्ल होगा कब, जब उसके पीएच का मान 7 से, जिसके भी पीएच का मान 7 से कम है, 7 से कम, याद रखिएगा क्या चीज, 7 से कम है, वो सब क्या है, अम्ल है। तो अम्ल में H प्लस आयन की सांद्रता ज्यादा होता है, और जिसका भी पीएच का मान 7 से ज्यादा है, क्या है, 7 से ज्यादा है, मतलब 7 से ज्यादा, 7 से कम, 7 से ज्यादा, जिसका पीएच का मान 7 से ज्यादा है, उस समझिए वो सब क्या है, क्षार है, और उसमें OH ज्यादा होता है, H ज्यादा नहीं होता, उतना ही H कम होगा उसमें, H प्लस आयन कम होगा। तो H प्लस आयन की सांद्रता किसमें होगा अधिक, अम्ल में कि क्षार में, हाँ याद रखिएगा। और A पदार्थ कथी है, B कथी है, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हुआ, 12 नंबर। H प्लस आयन की सांद्रता की विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए कह रहा है H प्लस आयन की सांद्रता के विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या कर रहा है, विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ने से अधिक अम्लीय हो जाता है, क्या जाता है, अधिक अम्लीय होता है। जैसे लाल रंग में और लाल रंग घोलने से क्या जाता है, ज्यादा रंगीन हो जाता है और लाल हो जाता है। उसी प्रकार से जब किसी अम्ल में, कोई अम्ल है, कोई भी अम्ल है, चाहे HNO3 हो, HNO3 मतलब HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, तो इसमें H प्लस आयन है कि नहीं है, और H प्लस आयन डाल दे रहे हैं इसमें, और डाल दिए ऊपर से, तो क्या होगा, H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो और अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा। जौना में जितना ज्यादा H प्लस आयन होता है वो उतना ही अम्लीय होता है, जितना ही ज्यादा H प्लस आयन होगा वो उतना ही अम्लीय होगा। तो पहले से H प्लस आयन तो था ही, और H प्लस आयन डाल रहे हैं, सांद्रता बढ़ा रहे हैं, तो और ज्यादा अम्लीय होते जा रहा है कि नहीं। इस प्रकार से ध्यान रखिए, एकदम मजा आता है पढ़ने में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला सवाल है, क्या क्षारीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं, अगर हाँ तो क्षारीय क्यों नहीं होते हैं। करा कि क्षारीय विलयन है, कौन विलयन है, क्षार है, इसमें क्या है, दिस इज कॉल्ड क्षार, नॉट सॉरी। तो ये है क्षार। अब इसमें क्षार है तो क्या होगा, बताइए आप ही, क्या होगा, OH माइनस आयन। तो क्या खाली OH माइनस से आयन होगा, H प्लस आयन नहीं होगा, होगा, H प्लस आयन होगा, मगर बहुत ही कम होगा, इसीलिए क्षार है, अम्ल नहीं। अब जैसे एक एग्जांपल आपको बताते हैं, होली वाला एग्जांपल। होली वाला एग्जांपल एकदम सिंपल है कि एक बाल्टी पानी है, उसमें 4 गो पुड़िया पियरका रंग मिला दिए हैं। क्या गो पुड़िया, 4 गो पियरका पुड़िया डाले हैं, अब 20 गो नहीं 50 गो लड़का पुड़िया डाले हैं। अब वो रंग कैसा होगा, ओकर तैको पीला नहीं होगा,
आए तो इसको पीला दिखाई नहीं देगा आपको। चारे गो पुड़िया पियर का है और लड़का का गो है 50 गो, तो लड़का दिखाई देगा कि पियर का? कोनो आदमी पर डालिएगा तो क्या कहेगा? लड़का के पियर का? देह तोड़ देगा तोरा। लड़का पियर का बोलेगा गधा। कोनो आदमी पर डालिएगा तो लड़का ना बोलेगा ना पियर का बोलेगा, वो आपको मारेगा। ठीक है, तो लड़का रंग जो डाला है ऊपर, लड़का रंग दिखाई देगा, है ना? अब लड़का रंग दिखाई दे रहा है, पियर का काम दिखाई दे रहा है। क्या हुआ? हाथ से कैसे ऐसा करिए, इस बात के हाथ जगह। तो लड़का रंग ही दिखाई दे रहा है। क्या है दिखाई दे रहा है बताइए? क्योंकि लाल रंग ज्यादा है इसलिए लाल रंग। मगर पियर का उसमें है, 4 को डाले हैं, मगर किसी को भी कहिएगा तो विश्वास नहीं करेगा। आप कितनों का दिए कि 4 को पियर का डाले है, देना डाले हैं 4 को पियर का, मगर ना मारेगा। देखो पियर का कहाँ है? वो कहेगा कि लड़का है, सीधे बात लड़का, क्योंकि लड़का इतना ज्यादा है कि पियर का प्रभावित। उसी प्रकार से तो भाई ये अम्लीय है, क्षारीय है, क्योंकि OH माइनस आयन ज्यादा है, अम्ल बहुत कम है, H प्लस आयन बहुत कम है, इसलिए इसको क्षारीय ही कहेंगे, अम्लीय। ठीक है ना, याद रहेगा। अगला है, कोई किसान है जो अपने खेत में पटाने जा रहा है कथी? बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना माने कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और चौक मिलाने जा रहा है। चौक मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। याद कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछे हुआ था कि बिना बुझा हुआ चूना का क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना को क्या कहते हैं? अब बुझा हुआ चूना को क्या कहते हैं? बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, बिना बुझा हुआ को कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। समझे ना? बुझा हुआ देखिए ये क्या है? बिना बुझा हुआ मतलब चूना बोरा में खरीद के लाए ना, वो बिना बुझा हुआ है। अब पानी में डाल देंगे तो क्या जाएगा? बुझ जाएगा वो, है ना? सब में गल जाएगा, बुझ जाएगा। तो हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जल से विक्रिया करेगा तो हाइड्रोक्साइड बना लेगा। समझ में है ना? याद रखिएगा। और चौक जिससे हम लिखते हैं ना बोर्ड पर, उस चौक में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो याद रखिएगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट मिला रहा है, चौक मिला रहा है ना? सॉरी, बिना बुझा हुआ चूना और चौक मिलाने जा रहा है। किसान पगला गया है? नहीं, किसान पगलाया नहीं है, वो बेचारा घबरा गया है, वो खेत अम्लीय हो गया। क्या हो गया है? जिसका खेत अम्लीय हो जाएगा ना, उस खेत में फसल नहीं अच्छा उगेगा। खेत क्या हो गया है? काहे अम्लीय हो गया है? अम्लीय वर्षा होने के कारण से। अभी अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा बहुत ही खतरनाक चीज है। अम्ल बरसता है, जानिएगा अभी पानी में तेजाब बरसता है, तब देखते हैं घमोरी पर पड़ता है तो चिड़चिड़ाता है। देखिए बारिश में कोई भीगे है तो देह हाथ खूब खुजवाएगा, वो काहे हुआ रहा है? पानी से चिड़चिड़ा रहा है। पानी रखते हैं, जब आप चापाकल पर जाते हैं तो पानी रखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, और वह कटलका पर जब पड़ता है बारिश का पानी तो छनाता है। काहे लगी? क्या है कि वो अम्लीय वर्षा है, उसमें तेजाब है। कहाँ तेजाब है? क्या कि वायु प्रदूषित है। उसको बताएंगे कैसे वायु पर अम्लीय वर्षा कैसे होती है, उसको बताएंगे, वो अलग टॉपिक हो गया। घमौरी फोड़ता नहीं है, घमौरी उससे हो जाता है। पहले का जमाना के वर्षा नहीं है कि घमौरी में नहाए तो घमौरी छूट जाता हो, घमौरी हो जाता उल्टा। अब बारिश का पानी बहुत अम्लीय होता है, जान लो। अब देखो तो यहाँ पे किसान जो है घबरा गया है कि मेरा खेत में उपज नहीं हो रहा है। अम्लीय होने का कई कारण है। एगो तो अम्लीय वर्षा के कारण से हो जाता है, या ज़्यादा खाद पटाने से, ज़्यादा कीटनाशक दवाई छींटने से भी खेत खराब हो जाता है। समझे ना? या तो ज़्यादा खेत में पानी खाद पटा दिया है, या तो कीटनाशक दवाई पटा दिया है, या तो वो ज़्यादा पानी पटा दिया है, या तो अम्लीय वर्षा से हो गया है। इसीलिए उसका खेत क्या आया है? कोई दुश्मनी से अम्ल मिला दिया है खेत में, ये हो सकता है ना? तो खेत में बेचारा के गेहूं नहीं उपज रहा है, धान नहीं उपज रहा है, तो क्या करना होगा? उसमें बुझाने पड़ेगा क्षार। जब हम अम्ल में क्षार को मिलाते हैं तो क्या होता है? उदासीनीकरण की अभिक्रिया होता है। बड़े बैठ जाओ, लड़का बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, ठंडा बैठो। उदासीनीकरण की अभिक्रिया हो जाता है। अम्ल का अभिक्रिया क्षार से होगा तो क्या होगा? लवण बनेगा, उदासीन पदार्थ बनेगा, लवण बनेगा तो ठीक हो जाएगा खेत। इसलिए बेचारा अम्ल में जान गया कि अम्लीय खेत हो गया तो क्षार मिला रहा है। आप कहिए सर कैसे जान गया कि अम्लीय है?
तो खेत का मिट्टी को ले जाइएगा ना कृषि केंद्र पर, तो वहाँ पे जांचने वाला मशीन होता है, वो जांच के बताएगा कि आपका खेत अम्लीय है कि क्षारीय है। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अपने खेत में से मिट्टी निकालना होगा, खुरपी से खोद के 1 फीट गड्ढा खोदना पड़ेगा, और मिट्टी निकाल के प्लास्टिक में पैक करके दे आइए हाँ कृषि केंद्र में। वहाँ पे जांच करके 6-7 दिन के बाद आपको रिपोर्ट देगा कि आपका खेत अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। अगर अम्लीय रहेगा तो क्षार मिलाइएगा, और क्षारीय हो जाएगा तो अम्ल मिलाइएगा, और लवणीय रहेगा उदासीन रहेगा तो खुश हो जाइएगा। तब उसमें खाद नहीं मिलाइएगा, कुछ हो गया ऐसे ही मिलाइए। उसको समझाइए कि हल्ला करना वहाँ पे गलती है। वो देखो ए बात नहीं करो। अगला सवाल देखिए क्या है, कैल्शियम क्या CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? यह यौगिक है CaOCl2, या इस यौगिक का नाम है क्या? विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण कहिए या अला उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण कौन बनाता है? हाँ, बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या? इसके साथ हम अभिक्रिया कराते हैं किसका? क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है? विरंजक चूर्ण बनता है। क्या बनता है? यही विरंजक चूर्ण CaOCl2। ठीक है ना। देखिए CaO ले लिया इनमें से, ये CaO है ना, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, हाइड्रोजन गैस को निकाल देगा। क्लोरीन को हम गैस दे रहे हैं। कौन गैस दे रहे हैं? क्लोरीन गैस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? तो क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कर लेगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा क्या? CaOCl2। याद रहेगा? अगला क्या है? कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? जल कठोर है यानी कि गंदा जल है, दूषित जल है, उसको मृदु करना है यानी कि पीने वाला पानी बनाना है। कठोर जल मतलब क्या? गंदा जल। मृदु जल माने कि पीने वाला पानी। तो गंदा जल को पीने वाला पानी बनाने के लिए क्या किया जाता है? उसमें मिलाया जाता है सोडियम कार्बोनेट। क्या मिलाया जाता है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? हाँ, धोवन सोडा या धोने का सोडा। अगला क्वेश्चन है, सबसे लास्ट चाहिए, कब है? 19 है। अच्छा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा और जल बनेगा, उसके साथ क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगा, निकलेगा। देखिए यहां पर क्या है? NaCO3, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। Na माने सोडियम, H माने बाई, CO3 माने कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये तीर का निशान नहीं लगा है इसमें, तो इसलिए हम हाथ का निशान लगा दिए हैं। तीर का निशान अभिक्रिया करने पर क्या होता है? अभिक्रिया करने पर। आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा ये कि अभिक्रिया करने पर लिखा हुआ है, न कि तीर का निशान लगा हुआ है। क्या लगाइएगा? अभिक्रिया करने पर। क्या बनाता है? Na2CO3 मतलब कि का सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? उसका समीकरण लिख दीजिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? CaSO4 × ½ H2O। याद रखिएगा, CaSO4 × ½ ये 2 को छोटका लिखना पड़ता है, पता है कि नहीं है? है तो ठीक है, छोटका लिखिएगा। ठीक है ना। तो यो 4 को छोटका करना पड़ेगा, पता है ना। ये 4 ऐसे नहीं लिखाता है, यहाँ छोटका हो जाता है। वो हो गया। तो ये देखिए CaSO4 × ½ H2O, ये है आपका क्या? बोलिए क्या है ये? प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखे हैं कि नहीं देखे आप लोग? देखा हरी टूटा होगा, देखा होगा जल्दी। थोड़ा तो अब यूज हुआ होगा हाथ में, और जगह पे देखते होइएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस बिकता है प्लास्टिक में, POP ना बिकता है, तो POP। तो ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि पेरिस में जाना पड़ेगा आपको। कोई बड़ा समझता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है
तब पेरिस जाना होगा इसको देखने के लिए, ऐसा कोई बात नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस देखना है, बस कुछ नहीं कीजिए, ठीक है, जंप उम्प लगाइए, गोड़ हाथ तोड़िए, अपने प्लास्टर हो जाएगा आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा आपका। समझ गए? थोड़ा जंप लगाइएगा, अपने गोड़ हाथ टूटेगा, अपने मुझकेगा, डॉक्टर साहब एक्सरे कहेंगे वो हड्डी टूटा है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस कर देगा, अपना झूले देगा। जय श्री राम। प्लास्टर ऑफ पेरिस लेके आइएगा क्लास में। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ना, पाउडर होता है, पाउडर लगाइएगा नहीं, मगर उसको पाउडर होता है ना, लगा लीजिए तो बड़ा थोबड़ा का माइस बड़ा अजीब हो जाएगा। लगा सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा के पानी छीट लीजिएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका हार्ड कोर, आपका मुंह का संचा बन जाएगा, मुंह से जब निकलेगा तो मुंह का संचा हो जाएगा, बढ़िया है, मूर्ति बनाने में काम आएगा। हाँ देखिए, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है ना, प्लास्टिक में बिकता है, उसको लाइएगा ना, पानी जैसे मिलाइएगा उसमें एकदम कड़ा हो जाएगा वो, तो बन जाएगा क्या, जिप्सम। क्या बनेगा? जिप्सम। याद रखिएगा, CaSO4 × H2 2H2O जिप्सम बनेगा। और उस समय जानते हैं वो बहुत हार्ड होता है, सूखने के बाद बहुत हार्ड हो जाता है। और जानते हैं जिप्सम से बनता है सीमेंट। सीमेंट बोरा में रखते दिखते हैं, उसमें पानी मिला दीजिएगा और छोड़ दीजिएगा रात भर जमने के लिए, बस कलो के दम जम के पक्का है ना, पत्थर जैसा हो जाता है ना, हो जाता है। जिप्सम का आते होता है, उसमें पानी जहाँ मिला बस हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी उसी तरह से होता है ना। इस तरह से हम लोग पाठ के अंतर्गत सारे प्रश्नों को देखे। अब हम लोग को क्या देखना है, अभ्यास के प्रश्न दिखा दे, ये भी देख रहे हैं। हाँ बोलते हुए टाइम कितना हम लोग